हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भाई चार्ज करना बंद करो। अभी तक वो सोच रहे थे कि ईरान से मिलके ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे चार्जिंग करेंगे और अब कह रहे हैं कि भाई तुम बंद करो। भाई क्या मतलब चल रहा है, मजाक नहीं। बाकी यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 0.5% पे पहुंच गई, जो कि पहले 4.4% हुआ करती थी। तो एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और आप देखो एक बार ना चार्ट को, कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन रहा है। एक टाइम नेगेटिव भी थी, फिर एकदम भागती हुई दिखाई दी, अब फिर से नीचे आती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो ग्रोथ स्टोरी दिखा रहे हैं वो तो नहीं दिखाई दे रही है। अब ये कह सकते हो कि भाई इस टाइम पे थोड़ी वॉर सिचुएशन थी, इस चक्कर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर वॉर सिचुएशन थी अगर, तो उससे जीडीपी नहीं घटनी चाहिए ना यूएस की, क्योंकि वो तो ऑयल बाहर ज्यादा बेचेगा और यूएस तो हमेशा एम्यूनेशन बेच के ही बिजनेस करता है। तो यहाँ पर तो वो बिजनेस भी बढ़ना चाहिए था, जो नहीं देखने को मिला। बाकी देखा जाए तो Q4 का रिजल्ट है, इंडियन Q4 नहीं होगा, ये कैलेंडर ईयर Q4 होगा, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला। और यही डेटा डोनाल्ड ट्रंप को जब पता लगा होगा तभी मार्च में अटैक कर दिया होगा कि भाई जीडीपी बढ़ाने का तरीका यही है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने भाई एक बहुत बड़ा कलेश भी कर दिया है, उन्होंने गैम्बलिंग ऐड कर दिया। भाई यूएस का प्रेसिडेंट भाई खुलेआम गैम्बलिंग प्रमोट कर रहा है। आप ये फोटो देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे डाली है। यहाँ पे जो नीचे स्टेक दिखाई दे रहा है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सट्टे खिलाए जाते हैं। ये भाई बेटिंग को यूएस का प्रेसिडेंट प्रमोट कर रहा है अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे, वाह। बाकी ईरान की बात करके चले तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो ट्रांजिट है उसको कैप कर दिया है 15 शिप्स डेली टाइप्स, मतलब खाली 15 शिप्स ही डेली वहां से निकल सकती है। बहुत सारी शिप्स निकलती है वैसे लॉजिकली, बट अब सिर्फ 15 निकलेगी और ईरान के अप्रूवल के बाद में निकलेगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है 15 में से कौन कौन होगा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कौन। कैप की बात करके चले तो रिलायंस ने इंडिया के अंदर फ्यूल सेल को कैप कर दिया है $11 पर पंप पे। मतलब एक बार आप जब भरवाने के लिए जाओगे तो एक पंप पे आप $11 से ऊपर, मतलब 1000 से ऊपर का पेट्रोल नहीं भरवा सकते। अभी तक खाली रिलायंस ने ऐसा किया है, जो स्टेट ओन्ड है उनका कुछ नहीं निकल के आया है। मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम कुछ ही टाइम के अंदर देखेंगे बाकी कंपनीज भी, चाहे गवर्नमेंट बैक्ड भी हो, वो भी ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेगी भाई। एंड दिस इज नॉट गुड। ₹1000 का ही पेट्रोल एक बारी में भरेगा, पर ठीक है चलो, मेरे हिसाब से ₹1000 इज अ गुड नंबर। मेरी तो वैसे ईवी गाड़ी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट ये पहला साइन है जो दिखाई दे रहा है। ऑल्दो रिलायंस ने किया है, स्मार्टली किया अपने खर्चे के, क्योंकि ऑयल बेचने पे कंपनीज को लॉस हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा कैप करे जा रहे हैं ताकि फ्रिक्शन पैदा हो और लोग ज्यादा पेट्रोल ना भरवाए। बट अगर स्टेट बैंक ऑयल कंपनीज ने ऐसा कर दिया तो मतलब मान के चलो टेंशन लेने वाली बात हो जाएगी। बाकी टेंशन लेने वाली बात एक और है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो एक्स के कम्युनिटी नोट्स है उसको रेगुलेट करने का प्लान कर रही है। अब ये एक्स के कम्युनिटी नोट्स होते क्या है कि जैसे मान लो किसी ने कोई न्यूज व्यूज डाली, अब अगर वो उनको गलत लगती है तो वो कम्युनिटी नोट्स उसको करेक्ट कर देते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों की बेइज्जती हुई है, बट गवर्नमेंट का प्लान ये है कि भाई आईटी रूल फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगर कोई भी नोट करेक्ट करता है या फिर चैलेंज करता है ऑफिशियल क्लेम को या फिर पॉलिटिकल नैरेटिव को, तो वो रेगुलेटरी अम्ब्रेला के अंदर आ सकता है। एंड दिस इज कंसर्निंग मेरे हिसाब से। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे फंसती हुई दिखाई दे रही है। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ और आजकल शाम को लेके आ रहा हूँ, मतलब जिस दिन जो हुआ है उस दिन ही कवर कर रहे हैं। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो वो प्रपोज कर रही है यूपीआई पेमेंट्स के अंदर 1 घंटे तक का टाइम लगना चाहिए अगर ₹10,000 से ऊपर की पेमेंट है तो। मतलब अगर ₹10,000 से ऊपर किसी को भी आप यूपीआई भी कर रहे हो तो उसमें भी 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। प्रपोजल देखा जाए तो सही है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा और रिफाइन हो सकता है। प्रपोजल ठीक इसलिए है क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है और 1 मिनट में उनके पैसे उड़ा दिए जाते हैं। बट मुझे लगता है कि प्रपोजल में रिफाइनमेंट ये हो सकती है कि अगर किसी को आप पहले से ही भेजते रहते हो तो उस बंदे को आप फिर से भेज सकते हो। अगर किसी के अकाउंट में मान लो एवरेज 1-2 हज़ार रुपए की ट्रांजेक्शन होती है, अचानक 50,000 की करे, वहां पर टाइम लगाओ, समझ में आता है। या फिर किसी अननोन बंदे को कोई बंदा 10,000 20,000 रुपए दे रहा है तो भाई ठीक है 1 घंटे का कैप लगाओ। बट अगर कोई किसी को अक्सर देता रहता तो वहां पर मुझे लगता है कैप नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये टेबल देखोगे तो भाई कॉन्स्टेंटली नंबर ऑफ फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। अवेयरनेस के बावजूद भी इतना अवेयरनेस किया जा रहा है कि भाई ऐसे फ्रॉड होता है, ओटीपी नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसके बावजूद भी 28 लाख मामले निकल के आए हैं भाई फ्रॉड के 2025 के अंदर, जहां पर ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है यार। बहुत बड़ा अमाउंट है यार ये। इसके अलावा आरबीआई ने सेम डे क्रेडिट फॉर
इंटरनेशनल रेमिटेंस के बारे में बात करिए। अभी 6 महीने का टाइम दिया गया बैंक्स को कि भाई इसको अप्लाई कर लो ढंग से। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास में कोई डॉलर पेमेंट आती है, तो अगर मेरे पास अभी पेमेंट आई है तो उसको अभी करो क्लोज। नॉर्मली क्या होता है, उसको मेल भेज देते हैं, फिर 3-4 दिन लगते हैं, फिर मैं उनको अप्रूवल भी दे देता हूँ कि भाई ठीक है पेमेंट ट्रांसफर करो। उसके बाद भी कई बार 1-2 दिन लगाते हैं। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये टाइम देखते हैं कि भाई मार्केट किस तरीके से डायरेक्शन में जा रही है, उसके हिसाब से किया जाता है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक फॉरेक्स अकाउंट खुलवा लो, जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसको उसके अंदर स्टोर करो। आपको ऑलमोस्ट 30 दिन के आसपास का प्रिविलेज मिल जाता है, मतलब 1 महीना मान लो। 1 महीने तक आप करेंसी को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद जब आपको राइट टाइम मिले तो अपने एजेंट से बात करके अच्छा रेट लेके उसी टाइप पे एनकैश कर सकते हो। बट ये सबके लिए नहीं है, जिनके पास बड़ा अमाउंट होता है एक बारी में करवाने के लिए, मान लो $10,000 का भी होगा तो भी एक काम हो जाता है। बाकी म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज की बात करके चले तो वो मार्च के महीने में 40,450 करोड़ पे पहुंच गया। 56% राइज देखने को मिला है। अब देखो ये राइज इसलिए देखने को मिला है भाई, मार्च था, ईयर क्लोजिंग के अंदर सबको खुश आता वो टैक्स बचाना है, चलो 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 टैक्स बचाना है, इसलिए मार्च के नंबर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये मंथ ऑन मंथ 56% का राइज है। प्लस देखा जाए तो पिछले महीने भाई थोड़ा ये रुका भी था म्यूचुअल फंड वाला, बट मेरे हिसाब से जो ग्रोथ है ना उसके पीछे का रीजन सिर्फ टैक्स सेविंग है और कुछ नहीं है। जल्दी ही हम ऐसी चीजें देखेंगे कि भाई ये चीजों का कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे जो गवर्नमेंट अपनी इनकम टैक्स स्लैब को इम्प्रोवाइज कर रही है ना, उसका आइडिया यही है कि भाई इनकम टैक्स स्लैब इस तरीके से बना दी जाए कि किसी के लिए कि भाई एक नो ब्रेनर ऑप्शन हो कि वो नो सेविंग वाला जो प्लान है ना आप उसकी तरफ जाओ, जो न्यू रिजीम आ रही है ना उसकी तरफ जाओ। बाकी SIP इनफ्लोज की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखाई दिए। 32,087 करोड़ पे चले गए मार्च के महीने के अंदर, और ये भी वही रीजन है जो आपको बता रहा हूँ भाई। इसके अलावा मार्च के महीने के अंदर गोल्ड के प्राइसेस 12% घटते हुए दिखाई दिए, थैंक्स टू जो ईरान वॉर चल रही है। इस चक्कर में ऑयल के प्राइसेस भागे हैं और गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हुए दिखाई दिए। बाकी Brand.me की बात करके चले तो भाई 300 करोड़ रुपए वो डेट की फॉर्म में रेस कर रहे हैं। Brand.me मतलब मेंसा ब्रांड जो है ना, जो बहुत सारे ब्रांड्स रन करता है, थ्रासियो मॉडल के ऊपर जो काम करता है, उन्होंने अपनी कंपनी को रिसेंटली ही पब्लिक लिमिटेड किया है। जल्दी उनका IPO आता हुआ दिखाई देगा, तो उससे पहले ही शायद ये पैसे रेस कर रहे हैं ताकि नंबर्स और बेहतर हो पाए। पिछले 1 साल से पैसा रेस नहीं किया था और अब पैसा रेस किया है तो वो डेट की फॉर्म में किया है, मतलब वैल्यूएशन सेट नहीं हुई है। बाकी मान के चलो जिस टाइम भी IPO आने वाला होगा ना उससे कुछ टाइम पहले ये पैसा रेस करेगी। पैसा जो रेस किया जाएगा वही वैल्यूएशन इनकी सेट करेगा। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइसेस 70% बढ़ते हुए दिखाई दिए अप्रैल के महीने के अंदर। भाई ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पिछले कुछ टाइम से अच्छी खबरें आ रही है। मतलब ये भी कह सकते हो कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर इनके लिए बहुत ही ज्यादा ब्राइटर रहा है। ये साल की शुरुआत और सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी भरोसा नहीं करते इस कंपनी पे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चलता है यहाँ पे। पिछले 6 महीने में 85% नीचे गया और अभी अप्रैल मतलब कितने दिन हुए, हाफ ऑफ अप्रैल भी नहीं हुआ है, 10 ही दिन हुए हैं अप्रैल के, और भाई ये 70% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा TCS की बात करके चले तो TCS ने पहला अपना डिक्लाइन दिखाया है डॉलर टर्म्स में अगर बात करके चले उनके IPO से। मतलब कंपनी भाई 2004 से IPO करके बैठी है और अभी तक वो घटती हुई नहीं दिखाई दी थी, और अभी तक कंपनी बढ़ी रही थी। अगर डॉलर टर्म्स की बात करके चले तो पहली बार ये नंबर ऐसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि कंपनी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, डाउनफॉल है। दूसरी साइड पे जो इनका AI रेवेन्यू है वो जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, $2.3 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। 28% के आसपास का राइज देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल रेवेन्यू के शेयर की भी बात करके चले तो वो भी 1.5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी OpenAI की बात करके चले तो $102 बिलियन का एड रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 2030 तक। $102 बिलियन का भाई क्या चल रहा है। अभी एक्सपेक्टेशन है 2026 के अंदर 2.4 से 2.5 बिलियन की, 2027 में $11 बिलियन हो जाएगा, 28 के अंदर 25 हो जाएगा, 29 के अंदर 53 हो जाएगा, फिर 102 हो जाएगा। देखो नो डाउट ये जो AI के अंदर एड रेवेन्यू होगा वो अच्छा होगा, ये बढ़िया होगा और इसकी एड्स अच्छी परफॉर्म कर सकती है, बट अभी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अभी ChatGPT के अंदर US के अंदर एड्स आ गई है, मेरे जान पहचान वाले लोगों ने करके देखा है भाई, रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है उस लेवल की ना। तो एज अ मार्केटर अगर आप ढंग से चीजों को ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आपके लिए एडवर्टाइजिंग का उतना फायदा नहीं है। बाकी YouTube की बात करके चले तो भाई YouTube 90 सेकंड की अनस्किपेबल एड टेस्ट कर रहा है, 1.5 मिनट की एड। मतलब अगर आप टीवी में देखते हो और आपने इनका प्रीमियम वगैरह नहीं ले रखा तो 1.5 मिनट की एड देखो भाई। मुझे लग रहा है वही टीवी वाली दुनिया में पहुंच गई है जहाँ पे हम
30 मिनट का एपिसोड देखते थे जिसमें से 20 मिनट का कंटेंट होता था, 10 मिनट की ऐड होती थी। ये वही दुनिया आने वाली है। दूसरी साइड पे एज अ क्रिएटर तो अच्छी बात है भाई, 1.5 मिनट की अनस्किपेबल ऐड देखोगे, मुझे अच्छा खासा रिवेन्यू मिलेगा, मैं तो पैसे कमाऊंगा। बट यूजर एक्सपीरियंस तो बहुत खराब हो गया ना ये। इसके अलावा अगर हम स्पेसएक्स की बात करके चले तो $5 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है इन्होंने 2025 के अंदर। एकदम कायाकल्प हो गया बिजनेस का भाई। रेवेन्यू इनका $18.5 बिलियन का था बट लॉस 5 बिलियन है। एक कंपनी जो पहले $13.1 बिलियन का रेवेन्यू करके $8 बिलियन का प्रॉफिट करती थी, आज वो $18.5 बिलियन का रेवेन्यू कर रही है, मतलब $5 बिलियन का एडिशन आया है। 41% का आप कह सकते हो राइज देखने को मिला रेवेन्यू के अंदर, बट $13 बिलियन का लॉस हुआ है। पहले 8 प्रॉफिट में थे, अब 5 नेगेटिव में आ गए हो, मतलब 13 बिलियन लूज किया ना तुमने। नंबर ऑफ लॉन्चेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए और कंपनी की वैल्यूएशन 733% बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब देखो ये जो वैल्यूएशन बढ़ी है ना और ये जो लॉस बढ़ा है, इसका रीजन एक ही है, वो है XAI के साथ में जो मर्जर होता हुआ दिखाई दिया है। XAI के साथ में मर्जर हुआ, उसके जितने लॉसेस थे इन्होंने ले लिए, उसके चक्कर में इनका प्रॉफिट घुसता हुआ दिखाई दे गया, बट वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि एलॉन मस्क की स्टोरी टेलिंग तो बहुत अच्छी है ना भाई। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भाई 910 पॉइंट बढ़ती हुई दिखाई दी है। निफ्टी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप, स्मॉल कैप सब ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। बाकी देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शुभ, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।